गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स में क्या क्या पढ़ा था। सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। डेफिनेशन था हमारे पास में कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास में जो सेट दे रखा है, ठीक है ना, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका था हमारे पास में एक रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टेबुलर या फिर लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं। और जो सेकंड मेथड था हमारे पास में वो था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। लिस्टिंग मेथड या टेबुलर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सेट के जो एलिमेंट्स है उनको कर्ली ब्रैकेट्स में स्मॉल अल्फाबेट्स, ठीक है ना, से लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते हैं, ठीक है ना। उसमें कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार हमें रिपीट नहीं करना है अभी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। और कोई भी सेट जो होगा उसको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर काम में लेंगे, है ना। तो इतना ध्यान रखना तुम लोग कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट काम में लेते हैं, ठीक है ना। और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल अल्फाबेट काम में लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा मेथड था हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या किया था कि जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को हमने लिखा था भाई। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो तुम्हारी बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी बुक के, ठीक है ना, वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल फर्स्ट, राइट द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। ये फर्स्ट एग्जांपल दे रखा हमें, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है ना। और इजीली तुम लोग इसको लगा भी सकते हो। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, है ना। तो किसकी बात कर रहा है ये रोस्टर फॉर्म के लिए? एक इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे भाई। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो इसके जो सॉल्यूशंस हो जाएंगे तो हम लोग इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना सबको आता होगा, 9th-10th क्लास में तुमने खूब किए हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ पे -2 दे रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर इंटू -2 कितना हो गया? माइनस के 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो जो क्वांटिटी बीच में दे रखी है मतलब x, तो x को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि उनका जो सम होगा वो तो x आना चाहिए और प्रोडक्ट जो होगा वो -2x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर और कितना प्लस 2x एंड -x और ये -2x। एक बार देख लेते हैं, तो इन दोनों का सम जो होगा वो कितना आ जाएगा? +x आ जाएगा। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -2x स्क्वायर आ जाएगा और ये इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए कि x कॉमन आ गया तो कितना बचेगा? x +2। यहाँ पे माइनस कॉमन आया तो x +2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x +2 फिर से कॉमन आ रहा है तो फिर से कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा? x +2 और यहाँ पे कितना बचेगा? x और यहाँ पे कितना बचेगा? -1 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या मिला अब हमें? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0। अगर हमें दे रखा है तो इसका मतलब हो गया कि या तो दोनों नंबर 0 होंगे या फिर दोनों में से कोई एक नंबर का 0 होना फिक्स है भाई, ठीक है ना। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 दे रखा है तो या तो दोनों 0 होंगे या दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइदर x +2 इक्वल्स टू 0 और x -1 इक्वल्स टू 0। ये हमने कंडीशन लिख ली। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -2 और यहाँ से सेकंड वैल्यू हमारे पास में आ गई x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। दो वैल्यू हमारे पास में आ गई। इन दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में जो सॉल्यूशन हो जाएगा तो सेट जो बनेगा, तो सेट जो बन जाएगा सॉल्यूशन सेट, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। कितना बन जाएगा हमारे पास में? दो वैल्यू है, एक वैल्यू है -2, पहले -2 लिखो उसके बाद में कॉमा लगा दो। सेकंड वैल्यू हमारे पास में 1, ठीक है ना। इस तरीके से फिर इन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दें भाई। तो हमारे पास में जो वैल्यूज दे रखी है, ठीक है ना, उनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था। तो रोस्टर फॉर्म में हम इस तरीके से इनको लिखेंगे भाई। फटाफट इस क्वेश्चन को लिख लें तुम लोग। सेकंड एग्जांपल देखें, तुम्हारी बुक का जो सेकंड एग्जांपल दे रखा है वो दे रखा है, लिखें राइट द सेट
ए लिख लेते हैं इसको x, और यहाँ पे दे रखा है x इज पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे लिखा हुआ है x इज पॉजिटिव इंटीजर, एंड साथ में एक कंडीशन और है भाई, एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। तो कैसे लिखोगे भाई इसको, देखो कि सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर हमें पता होने चाहिए भाई, पॉजिटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर दोनों में डिफरेंस क्या है ना, इंटीजर्स इनमें क्या डिफरेंस है। तो पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है, मैं बता दूं तुम्हें फिर से एक बार कि हमारे पास में इंटीजर्स होंगे उनको हम आई और कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो इंटीजर्स होंगे इनको हम लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, मतलब माइनस इनफाइनाइट से चलते हुए आएंगे, फिर -2 -1 0 1 2, ठीक है ना, और आगे डॉट डॉट करके तुम इनको छोड़ देना भाई, ठीक है ना। तो ये जो नंबर्स होंगे हमारे पास में इंटीजर्स होंगे, इनमें इन नंबर्स में अगर इसने कहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लिखेंगे आई प्लस से, क्या लिखेंगे हम, आई प्लस से लिखेंगे। तो आई प्लस में क्या क्या आ जाएगा, पॉजिटिव बोला है तो आपको जीरो नहीं लेना है, ठीक है ना, पॉजिटिव बोला है इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव और जीरो नहीं लेना है ना। तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इस तरीके से आ जाएगा भाई। अगर ये आपको बोलता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ध्यान देना वर्ड्स पे ध्यान देना कि सबसे पहले हमने लिखा पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में हमने जीरो नहीं लिया, अब हम लेके चलेंगे नॉन नेगेटिव। ऐसा मत समझ लेना जो पॉजिटिव है वही नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो नॉन नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब उसमें जीरो भी आ जाएगा भाई। तो 0 1 2 3 और ये इस तरीके से चलता चलेगा भाई, ठीक है ना। तो यह तुम लोग ध्यान रखना। ऐसे ही अगर हम बात करें तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, अगर हम तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करोगे तो नॉन पॉजिटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या लिखोगे, डॉट 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 -3 -2 -1 और 0 हो सकता है। अगर सिर्फ आपको नेगेटिव इंटीजर्स की बात करता तो -3 -2 -1 और पीछे कितना भी ये जा सकता है भाई। तो ये तो हो गया हमारे इंटीजर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, किसी स्टूडेंट ने पूछा था, ठीक है ना, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बताया भी, ठीक है ना। अब आ जाएं तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इनको हम W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है, तो हम लोग उन्हें क्या बोलेंगे कि W से भी उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल नंबर से कर सकते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हमारे पास में आते हैं तो ये तो चलो ठीक है, I माइनस या इस इंक्लूडिंग 0, ठीक है ना, और I प्लस मतलब नेचुरल, ठीक है ना। इस तरीके से हम इनको लिखेंगे भी। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना क्वेश्चन था x इज पॉजिटिव इंटीजर, x कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब पॉजिटिव में 0 तो काउंट नहीं होगा, और अगर 0 काउंट नहीं होगा तो हम उसमें लेंगे भी नहीं। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो नेचुरली हो गया, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर और x स्क्वायर इज लेस देन 4, हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने जिनको अगर हम उस इक्वेशन में पुट कर दें, इन इक्वेशन में, तो हमारे पास में वैल्यू जो उसका स्क्वायर आएगा वो 40 से कम आना चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट वैल्यू लेके चलते हैं, देखो जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, ये x स्क्वायर इज लेस देन 40। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर में क्या लेके चलोगे, 1, क्या 1 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है भाई। तो 1 स्क्वायर इज लेस देन 40, कंडीशन सही है। फिर सेकंड की बात करो तो 2 लेके चलो, तो 2 स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन 40। 3 स्क्वायर की बात करोगे तो 3 स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन 40, ये भी सही है। 4 स्क्वायर की बात करते हैं, ये भी सही है। 5 स्क्वायर की बात करोगे तो ये भी सॉरी सही है। 6 स्क्वायर की बात करते हैं तो ये भी सही है भाई। क्यों, क्योंकि 6 स्क्वायर कितना हो गया, 36। अगर हम 7 लेकर चलते हैं तो 7 लेकर चलोगे तो कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 49। क्या 49 जो है वो 40 से कम है क्या, नहीं है भाई, ठीक है ना। तो 6 स्क्वायर तक की वैल्यूज जो है वो सही है। हमने यहाँ पे लिखा 6 स्क्वायर इज लेस देन 40, ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी भाई, ठीक है ना। तो हम कहाँ से कहाँ तक लेके चलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे, 3 4 5 6 लेके चलेंगे। तो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड सेट होगा, मतलब इन
रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हमारे पास में आ जाएंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ध्यान रखें क्या कि जो इक्वेशन तुम्हें दे रखी है सेट बिल्डर में, या जो कंडीशंस दे रखी है, वो सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए भाई। कहीं पे भी ऐसी कोई कंडीशन ना हो जो अनफॉलो हो जाए भाई। इसको लिख ले। देखिए नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल लिखे तुम लोग, एग्जांपल नंबर थर्ड एग्जांपल में हमें दे रखा है कि हमारे पास में रोस्टर फॉर्म में एक सेट दे रखा है। तो हम लिखेंगे इसको राइट सेट ए 1 4 9 16 25 एंड डॉट 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, इस तरीके से हमें दे रखा है। तो कैसे लिखेंगे, देखो अब सेट बिल्डर में लिखने के कई तरीके मतलब कि जैसे हम एक तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको, एक मैथमेटिकली लिख सकते हैं इसको, और अगर कोई इक्वेशन बन रही है तो उस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एलिमेंट दे रखा है 1, सेकंड एलिमेंट दे रखा है 4, थर्ड एलिमेंट दे रखा है 9, तो 4 9, फोर्थ एलिमेंट दे रखा है 16। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे एक स्क्वायर है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट क्या था 1, तो 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। सेकंड एलिमेंट हमारे पास में था 4, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। थर्ड एलिमेंट 9 था तो उसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। फोर्थ एलिमेंट हमारे पास में 16 है तो 4 स्क्वायर हो गया, और 25 है तो 5 स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से तो हमें इसका जो एक नेचर है वो नेचर हमें पता चल रहा है भाई। ठीक है ना, तो ए हमारे पास में आ गया क्या कि हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, अब इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर में। तो सेट बिल्डर में इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, इन सेट सॉरी इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इसको देखो किस तरीके से लिखेंगे। पहला तरीका तो क्या है, ये लिखा हमने x इज एन एलिमेंट सच दैट, इसका मतलब क्या है, x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज a, मतलब जो भी एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। x इज a स्क्वायर ऑफ, x इज a स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, इस तरीके से हो गया ये। सेकंड जो हमारे पास में इसी को लिखने का एक और तरीका है, और इक्वेशन बना के भी हम इसको लिख सकते हैं। तो जब इक्वेशन बना के लिखोगे तो x, और यहां पे हमने लिख दिया x इक्वल्स टू सॉरी हमने लिखा x इक्वल्स टू एन स्क्वायर, और n जो हमारे पास में कैसा है, नेचुरल। तो हम इसको लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n जो आ जाएगा वो कैसा होना चाहिए हमारे पास में, नेचुरल। अब यहां पे इसको लिखने का तरीका हमने पिछले क्लास में देखा था क्या, कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब हो जाएगा एलिमेंट n, जो एलिमेंट n है वो किसका है, नेचुरल नंबर का है, या फिर स्मॉल n जो है वो एक नेचुरल नंबर है ना। इस तरीके से हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, इस तरीके से ये फटाफट नोट करें तुम लोग। एग्जांपल दे रखा हमें, राइट सेट A इक्वल्स टू 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 एंड 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हमें लिखना है, तो किस तरीके से लिखना है भाई, ध्यान देना यहाँ पे कि हमारे पास में जो सेट है उसकी हमें नेचर या प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे ये 1 ये 2 ये 2 ये 3, ध्यान देते रहना, ये 1/2 ये 2/3 ये 3/4, मतलब नीचे वाला नंबर जस्ट एक ज्यादा है भाई। ठीक है ना, इस तरीके से तो हम इसको मैथमेटिकली ही लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे भाई, तो मैथमेटिकली लिखने के लिए देखो कि ये फर्स्ट एलिमेंट है तो 1/2, तो मैं इसको सेट बिल्डर में लिखूंगा तो a इक्वल्स टू, देखो x इज एन एलिमेंट सच दैट x इक्वल्स टू, ये डिवाइड में चल रहा है तो डिवाइड हमने लगा लिया। ये 1/2 मतलब ऊपर वाला नंबर अगर n है तो नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, n+1।
क्यों? क्योंकि नीचे वाला नंबर क्या है, एक ज्यादा है। अब यहां से n जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, n होना चाहिए हमारे पास में। n कितना हो गया, n की वैल्यू पहले क्या है 1, फिर क्या है, यहां आओगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फिर यहां आओगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यहां आओगे तो 4, यहां आओगे तो 5 और यहां होगी तो 6। और यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास में जो सेट दे रखा था 1/2 से लेके 6/7 तक, उसको हमने सिंपली क्या लिख दिया कि वो किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, x इक्वल्स टू n/n+1, मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से एक ज्यादा होना चाहिए, जस्ट ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, एक से ज्यादा होना चाहिए। तो x इक्वल्स टू n/n+1 इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब यहां पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो n की वैल्यू और हमें पता होनी चाहिए। तो n की वैल्यू यहां के लिए 1 होनी चाहिए, यहां के लिए 2 होनी चाहिए, यहां के लिए 3 4 5 6। इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे भाई। फटाफट इसको नोट करें तुम लोग। देखिए अपना जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है वो मैच द कॉलम का है, ठीक है ना। तो उस एग्जांपल को लिखते हैं हम। तो इसमें एग्जांपल लिखें मैच द कॉलम, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। मैच द कॉलम का क्वेश्चन हमारे पास में। अब इसमें क्या क्या दे रखा है हमें, तो फर्स्ट जो कॉलम दे रखा है उसके अंदर क्या है, यहां पे लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म, मतलब P, इसमें गलत लिख रखा है ये, तो इसको P स्मॉल में कर लेना, PRIN CAL, इस तरीके से तुम लोग इसको लिख लेना भाई, ठीक है ना। फिर सेकंड हमें लिख रखा है कि एलिमेंट 0, थर्ड हमें लिख रखा है यहां से 1 2 3 6 9 18, इस तरीके से लिख रखा है। फोर्थ हमें लिख रखा है 3, -3। अब जो सेकंड कॉलम हमें दे रखा है उस सेकंड कॉलम में क्या क्या है भी हमारे पास में, तो इसमें a दे रखा है, a कितना हो जाएगा, x is an element such that x is a positive integer, x is a positive integer, धनात्मक पूर्णांक। x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक। ये लिख देता हूं मैं यहां पे, धनात्मक पूर्णांक, एंड इज ए डिविजर ऑफ 18, एंड इज ए डिविजर ऑफ 18, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। इज ए डिविजर ऑफ 18, इसका मतलब हो गया 18 का भाजक एवं 18 का भाजक है, ठीक है ना। भाजक का मतलब हो गया कि भाग देने वाला, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे ऐसा। फिर हमारे पास में B जो दे रखा है, स्टेटमेंट B दे रखा है या सेट B दे रखा है, x is an element such that x is an integer, x is an integer and x square minus 9 and x square minus 9 equals to 0। इंटीजर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पूर्णांक, ठीक है ना। C जो हमें दे रखा है वो है x is an integer and x plus 1 equals to 1, x is an integer and x plus 1 equals to 1। फिर फोर्थ दे रखा है हमें D, ये दे रखा है x x is letters of word principal, ठीक है ना। इस तरीके से हमें दे रखा है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है अभी, सिर्फ मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, मतलब मैच करना आपको, है ना। तो ज़्यादा आसान होगा कि हम सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करें, है ना। इससे क्या है कि हमें आसानी होगी। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक अगर है, और वो इज ए डिविजर ऑफ 18, मतलब 18 को डिवाइड भी करना चाहिए भी। ऐसा पॉजिटिव इंटीजर 18 को डिवाइड करें तो कौन सा है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है, 9 कर सकता है और 18 भी कर सकता है। इसका मतलब जो थर्ड और फर्स्ट
ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे भी। बात समझ में आ गई। सिंपल सा आपको सेट बिल्डर फॉर्म को देखना है और रोस्टर में कन्वर्ट करना है ना। सेकंड अगर हम इसकी देखें, x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास में x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास में x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक +3 और एक -3। तो यहां से दो वैल्यू कौन शो कर रहा है, ये, तो ये जो होगा वो इस तरीके से इससे कनेक्ट हो जाएगा भाई। थर्ड जो है वो हमारे को क्या दे रखा है, x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 0। अरे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ गई, सीधी 0 आ जाएगी। तो 0 कहां पर है, ये रहा, तो इसको इससे कनेक्ट कर दो। फोर्थ वाला तुम्हें पता ही है, x इज लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में जो लेटर आ रहे हैं उनको हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला सेट। प्रिंसिपल से p आ गया, r से r आ गया, ठीक है ना। ये तुम लोग अपने आप भी देख सकते हो भाई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा तुम लोग मैच करें। अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, तो तुम लोग एक बार इसे नोट कर ले फटाफट। देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में हमें दे रखा है ये एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज दे रखी है 1.1 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ इतना बताना है कि जो सेट लिखा हुआ है या जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एक सेट है या नहीं है, ठीक है ना। तो लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, तो कौन से हो जाएंगे। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, कि हमें क्या बोला गया है, इसको ध्यान देना कि द कलेक्शन ऑफ, लिख लेते हैं इसको, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है ना, बिगिनिंग विद जे, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको लिखा भाई। तो ये तो सेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, क्योंकि जस्टिफाई भी करना है इसे हमें। देखो हिंदी में मैं इसको बता देता हूं कि एक साल में जितने भी मंथ है, जितने भी महीने हमारे, उन महीनों में वो महीनों का कलेक्शन या ग्रुप हमें लिखना है, समूह लिखना है जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हिंदी में भी ये समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है वैसे। हिंदी मीडियम वालों को भी सीधा सीधा समझ में आ सकता है ये, कि हमारे पास में साल में जितने ही महीने हैं उनमें जे से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं भाई। तो कौन से हो जाएंगे हमारे पास में, तो यहां ध्यान दे कौन से हो जाएंगे। जे से क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जे से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर जे से क्या हो जाएगा, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास में मंथ आ जाएंगे। तो जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ है वो हमें पता है, तो सीधे सीधे हो गया। तो ये तो क्या हो जाएगा, एक सेट में कंफर्म हो जाएगा, मतलब एक सेट ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी तरीके की किंतु परंतु वाला कोई क्वेश्चन उसमें आना चाहिए भाई। वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि, है ना, कि सीधा सटीक उसमें जवाब आना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो ये हमें पता है कि इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारे पास में, जनवरी आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर जून, जुलाई, है ना, इस तरीके से ये मंथ आ जाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये तो जस्टिफाई हो गया। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक सेट बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, वेल डिफाइंड है। अभी हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड देखते हैं क्या है। तो लिख देना यस इट इज ए सेट, ठीक है ना। सेकंड हमें दे रखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट
टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या इसको हम सेट कहेंगे क्या? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि यहां पे जो टैलेंटेड जो वर्ड है वो उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि किस रेस्पेक्ट में वो टैलेंट की बात कर रहा है भाई, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये जो वर्ड है मोस्ट टैलेंटेड वर्ड, ठीक है ना, इसकी वजह से ये कैसा नहीं होगा, एक सेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो तुम लोग ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर हमारे पास में ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए जिसमें किंतु परंतु वाली बात हो, तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अरे तो इंडिया में राइटर्स मोस्ट टैलेंटेड क्या 10 ही है क्या? वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में, देखो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास में मोस्ट टैलेंटेड का कोई अगर मेजरमेंट है क्या? नहीं है भाई, ठीक है ना। अगर कोई राइटर ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह पे है जिसको कोई नहीं जानता, लेकिन वो अपने आप में बहुत अच्छा लिखता है भाई, ठीक है ना, और अगर उसको हम उस जगह पे दे दें जहां पे मेजरमेंट हो रहा है तो वो भी एक टैलेंटेड है, ठीक है ना। तो टैलेंटेड को हम लोग ऐसे नहीं देख सकते कि किसी मेजरमेंट में ये आ रहा है भाई, ठीक है ना। फिर तो इसको लिखोगे नोट ए सेट। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड सेट दे रखा है ये दे रखा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या आ गया हमारे पास में? एक वर्ड आ रहा है हमारे पास में बेस्ट। तो बेस्ट को कैसे जस्टिफाई करोगे भाई? अगर हमारे पास में क्या सारे बेस्ट वही हैं क्या जो मतलब नेशनल टीम में खेल रहे हैं? नहीं, मैं खुद भी अपने आप में एक अच्छा प्लेयर हूं, ठीक है ना, कोई भी अपने आप में अच्छा प्लेयर है, ठीक है ना। तो बेस्ट कैसे कहोगे तुम उसे, ठीक है ना। तो बेस्ट के लिए क्या एक यहाँ पे सटीक डेफिनेशन नहीं है भाई, ठीक है ना। बेस्ट को कैसे मेजर करोगे तुम लोग, ठीक है ना। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे नॉट ए सेट, ठीक है ना। तो बेस्ट को यहां पे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते भाई, तो ये ध्यान रखना तुम लोग। क्यों बेस्ट? और ये क्या करें? बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में बहुत सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम ये कह दें कि हाँ कि हमारे पास में जो सिर्फ ये 11 है इनसे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अरे जो बहुत बेस्ट है, जब उसका मैच हुआ और वो 0 पे आउट हुआ तो फिर किस काम का बेस्ट, ठीक है ना। तो बेस्ट को हम लोग उस मेजरमेंट वाले लाइन में नहीं रख सकते जिसमें सेट डिफाइन होगा। हमारे पास में एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो वेल डिफाइंड हो, उनमें कोई शंका वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है ना। फोर्थ हमें दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। बात समझ में आ रही है भाई कि तुम्हारी क्लास में जितने बॉयज हैं उन बॉयज का एक कलेक्शन। तो तुम्हारी क्लास में जैसे मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं और उनमें 30 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज हैं, तो 20 बॉयज फिक्स हो गए, वो उनमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जैसे तुम्हारी क्लास है भाई और तुम्हारी क्लास में 20 बॉयज हैं 30 गर्ल्स हैं, तो 20 बॉयज का एक ग्रुप हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेल डिफाइंड है ना। तो इसको लिखोगे यस इट इज ए सेट। अभी नेक्स्ट इस पे चलते हैं। फोर्थ तक हो गया हमारा, ठीक है ना। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट इसने क्या लिख रखा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। सही है भाई, क्या लिखा हुआ है? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो 100 से कम जितने भी हमारे पास में नेचुरल नंबर्स है उनका कलेक्शन। तो
तो ये तो वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 से लेके हम कहां तक जा सकते हैं? लास्ट 99 तक जा सकते हैं। लेस देन 100 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये लेस देन 100 ही बोला है और नेचुरल नंबर बोला है, तो क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 और ये 99। तो सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि नेचुरल और 100 से कम है, तो इसमें किंतु परंतु वाली कोई बात ही नहीं है ना, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो ये क्या लिखोगे? यस इट इज ए सेट, ठीक है ना, और इस तरह से लिखा जाएगा भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, 6th की बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ novels, the collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। अब ये यहां पे देखो, यहां पे गौर करना भाई, तो मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन, तो उन्होंने तो फिक्स तो लिखे होंगे भाई, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हमें उनके नॉवेल्स का ही नहीं पता, तो उन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे वो सारे कैसे हैं? फिक्स है भाई और वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखोगे? यस इट इज ए सेट, ठीक है ना। अब उन्होंने जो नॉवेल्स लिखे उनके नाम लिख दो भाई, ठीक है ना। जो भी उन्होंने नॉवेल्स लिखे उनके नाम हमें लिखने हैं भाई। तो 6th वाला भी क्या होगा? एक कलेक्शन हो जाएगा। और 7th की अगर हम बात करें तो 7th क्या दे रखा है? ये दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है ना। ऑल इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स कौन से भाई? फिक्स ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 4 0, मतलब 0 2 4 6 इस तरह से चलते जाओगे, मतलब वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। -2 इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो -2 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है। तो ये जो सारे नंबर्स है इस तरह से लिखे जाएंगे, ये -2, ये 0, ये 2, ये 4 और ये इस तरह से चलते जाएंगे। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन है भी, ठीक है ना। तो ये बोलेंगे इसको हम, यस इट इज ए सेट। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है वो वेल डिफाइंड है। अब मेरी बात सुन ले भाई ध्यान से, कि जितने भी एलिमेंट्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उन एलिमेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में कोई भी ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे वो अनडिफाइन हो जाए, है ना, या कोई डाउट वाला वहां पे थॉट जो है वो पैदा हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सीधी सीधी सी बातें हैं सेट के लिए कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो लिखे ये फटाफट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अरे इसमें भी किसी को डाउट है क्या? नहीं, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए भाई। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं? तो लिमिटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चंस का हमें पता भी है, तो वेल डिफाइंड हो गया। वो क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उसने बोला क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उनका कलेक्शन आपको बताना है अभी, ठीक है ना। तो कलेक्शन तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, ठीक है ना। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है या 20 है या 50 है, जितने भी है वो सारे वेल डिफाइंड है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें 9th जो स्टेटमेंट दे रखा है, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे बात करें भाई, इसने बोला कि हमें कि मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक जो जानवर है उनका समूह है। तो अगर हम सबसे खतरनाक समूह की बात करें तो भाई
देखो हो सकता है किसी इंसान के लिए ये जो मोस्ट डेंजरस वर्ड है, पहले तो इसी पे आ जाओ, तो मोस्ट डेंजरस क्या है भाई, इसमें जो है वो डाउट पैदा हो जाता है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस, अरे किसी को कॉकरोच से ही डर लग जाता है, तो उसके लिए कॉकरोच जो है बहुत बड़ी बात होगी भी। तो कैसे डिफाइन करोगी, अरे मोस्ट डेंजरस को कैसे डिफाइन करोगी, किसी को रात में बाहर निकलने से डर लगता है और किसी जगह रात में पूरी दुनिया घूम रही है, ठीक है ना। तो तुम लोग सोचो कि वही मोस्ट डेंजरस, अगर यहाँ पे एनिमल की बात की जाए तो किसी को हाथी से डर लगता है लेकिन किसी को हाथी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो मोस्ट डेंजरस आप लोग कैसे डिफाइन करोगे भी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि मोस्ट डेंजरस क्या है, ठीक है ना। तो ये तुम लोग यहां पे लिखें, तो ये क्या हो गया, इज नॉट ए सेट। ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई, ठीक है ना। अभी देखो जो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो बिलोंग्स टू पे डिपेंड करता है ना। सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें हमें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये सिंबल लगाना है, मतलब बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, ये वाला सिंबल हमें काम में लेना है। तो हम लिखेंगे यहां पे यूज बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन इतना ही लिख रहा हूं, तुम लोगों के पास में, सबके पास में बुक है। तो यूज बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है ना। अब हमें दे रखा है यहां पे देखो एक सेट ए दे रखा है, ए सेट दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। जो एलिमेंट इस सेट का है उसके लिए तो बिलोंग्स टू एप्सिलॉन काम आ जाएगा, और जो एलिमेंट इस सेट का नहीं है वहां पे डज नॉट बिलोंग टू वाला सिंबल काम आ जाएगा भी। तो इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, देखो फर्स्ट जो दे रखा है 5 और यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और यहां पे दे रखा है सेट ए। तो ये 5 दे रखा है, ये सेट ए दे रखा है, तो 5 क्या इस सेट में है क्या, यस बिल्कुल है। तो यहां पे क्या लिखोगे आप लोग, एप्सिलॉन लिखोगे, मतलब 5 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। यहां पे सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ये यहां पे दे रखा है 8 और ये दे रखा है ए, तो क्या 8 इस सेट का एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो क्या लिखोगे 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। थर्ड पे आ जाओ, मतलब जो एलिमेंट इस सेट का उसके लिए बिलोंग्स टू लगा दो, अदरवाइज डज नॉट बिलोंग टू। फिर दे रखा है 0 और ए, तो 0 इसमें है क्या, नहीं है, तो क्या अप्लाई कर दो, डज नॉट बिलोंग टू। फिर फोर्थ की अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ कितना हो जाएगा हमारे पास में 4a और ये दे रखा है ए, तो 4 जो है वो सेट का एलिमेंट है, तो क्या लिखोगे 4 बिलोंग्स टू सेट ए। फिफ्थ हमें दे रखा है 2a, तो 2 जो है वो सेट का एलिमेंट है, तो क्या लिखोगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए। फिर सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो सिक्स्थ हमें दे रखा है 10a, तो 10 जो है वो सेट का एलिमेंट नहीं है, तो क्या लिखोगे डज नॉट बिलोंग टू लिखोगे, ठीक है ना। इसको फटाफट लिखें भाई। इसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन थर्ड, इसको सेट बिल्डर को किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर में। तो राइट इन रोस्टर फॉर्म, मैं सीधा ही लिख रहा हूं क्वेश्चन को, राइट इन रोस्टर फॉर्म। इसमें फर्स्ट जो दे रखा है तुम्हें वो दे रखा है ए और ये दे रखा है x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7। तो कैसे लिखोगे भाई, यहाँ पे x इज एन इंटीजर, तो -3 से 7 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उनको लिखें भाई। तो उनको लिखोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में -3। इसमें -3 नहीं लेना आपको, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल नहीं है। उसने बोला है कि -3 से बड़ा होना चाहिए, तो -3 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब -3 तो नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर हम सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो -3 से बड़ा कौन हो गया, -2, फिर -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6। क्या हमें 7 लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है। तो अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो हम लोग 7 भी काम में लेते भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम लोग इसको लिखोगे। फिर सेकंड इसमें पार्ट दे रखा है हमें
बी, और ये दे रखा है x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो लिख लें भाई, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा सीधा क्या आ गया 1 2 3 4 5, 6 हमें नहीं लेना क्योंकि 6 से छोटे हमें नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं लेनी है भाई, कोई भी डाउट यहां पे क्रिएट नहीं होना चाहिए। सी दे रखा है हमें x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर, x इज ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, कैसा दे रखा है नेचुरल नंबर दे रखा है भाई, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। क्वेश्चन क्या है इसको समझ लो कि हमारे पास में 2 डिजिट का नेचुरल नंबर देखना है जिसके डिजिट्स का सम कितना हो 8 हो, सॉरी, ठीक है ना। तो हम 2 डिजिट का सम क्या क्या देख सकते हैं, तो सेट सी हो जाएगा हमारे पास में, 2 डिजिट का देखना है हमें, तो 1 के साथ क्या आ सकता है 7, तो 17 हो गया, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। फिर 2 के साथ क्या आ सकता है 6 आ सकता है, इनका सम भी कितना हो रहा है 8। फिर 3 के साथ कितना आ सकता है 5 आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है, ठीक है ना, और 6 के साथ 2 आ सकता है, 7 के साथ 1 आ सकता है, 8 के साथ 0 आ सकता है, 0 के साथ 8 नहीं आ सकता, 8 के साथ 0 आ सकता है, ठीक है ना। 9 वाले लाइन में हम लोग नहीं चलेंगे भी। तो ये जो सारे नंबर्स हैं हमारे पास में कितने हो गए 17, और इस तरह से ये पूरे हो जाएंगे भी, ठीक है ना 80 तक। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दे रखा है, किधर गया रे, ये फोर्थ जो पार्ट इसका दे रखा है, फोर्थ पार्ट दे रखा है हमें, तो इसको भी लिख लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट दे रखा है हमें x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। x जो है वो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है जो 60 को डिवाइड करती है भाई। तो 60 को डिवाइड करने वाली कौन सी हो जाएगी, तो यहां पे d लिख रहा हूं x, और ये हो गया x इज ए प्राइम नंबर विच डिवाइड्स 60, मतलब ऐसी प्राइम नंबर्स है हमारे पास में जो 60 को डिवाइड करे। तो कौन से हो जाएंगे भी, तो 1 हमें नहीं लेना है क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता, तो 2 है, फिर 3 है, और फिर 5 भी है, फिर क्या आएगा 7 नहीं है, फिर क्या आएगा 9 11, तो 11 है क्या नहीं है, फिर 11 के बाद में क्या आएगा भाई, देखो 60 के फैक्टर कर लो तुम लोग वैसे भी, है ना, तो 60 को वैसे भी कर सकते हो भी। तो इसके बाद में 5 के बाद में 7 11 और 13, तो और कोई फैक्टर इसके नहीं होंगे। देखो इसके 60 के अगर हम फैक्टर करें तो 12 इंटू 5, और इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, और एक 5 हो गया। इससे ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है भाई। इस तरीके से तुम लोग इसको लिख सकते हो भाई। हो गया फोर्थ पार्ट इसका, और ये 2 पार्ट इसके और बचे हुए हैं। तो ई पार्ट जो है, देखो अब ये 2 पार्ट जो है वो तुम लोग खुद भी कर सकते हो, कैसे करोगे वो बताया तुम। इसमें ई पार्ट तुम्हें दे रखा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है उसके लेटर्स को हमें लिखना है। तो ट्रिगोनोमेट्री के लेटर्स लिख लोगे TRI, फिर GOME, मतलब ये सारे हमें लिखने हैं। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो अल्फाबेट्स तुम लोग लिख रहे हो वो अल्फाबेट रिपीट मत कर देना, ठीक है ना। फिर इसके बाद में दे रखा है हमें F जो सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में भी सेम क्वेश्चन है, बेटर के लिए क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, E आ जाएगा, T आ जाएगा, फिर R आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमें ये जो अल्फाबेट्स हैं वो लेके चलने हैं भी, ठीक है ना। तो यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके आगे के क्वेश्चंस भी तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना। कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे
तो आज के लिए इतना बहुत है, तुम लोग इसको रिवाइज करें, कोई डाउट आए वो डाउट तुम लोग मैसेज कर दे भी। ओके, थैंक यू।